आप सबको गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं डी सारथी। आज क्लास 11 का अकाउंटेंसी मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? किसी भी स्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग होने से, लगातार प्रयोग करने पर उनमें घिसावट हो जाती है, जिसके वजह से संपत्तियों की कीमत घट जाती है। तो जितने रुपए से घटती है उसे ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास कई कारणों से होती है। लगातार प्रयोग करने से, पुरानी हो जाने से, दुर्घटनावश, नई नई आविष्कार होने के कारण, कई कारण हैं जिसमें स्थायी संपत्तियों के मूल्यों में कमी हो जाती है। और ये ह्रास केवल स्थायी संपत्तियों पर ही होता है, चालू संपत्तियों पर नहीं होता है। ठीक है। तो मूल्यह्रास करने की विधियां हम लोग कक्षा 11वीं में, क्लास 11 में 2 विधियां पढ़ते हैं। स्थायी किस्त विधि और दूसरा घटती किस्त पद्धति या क्रमागत शेष पद्धति। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्थायी किस्त पद्धति। स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत लागत मूल्य पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से संपत्ति पर ह्रास काटी जाती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि एक समान रहती है, कभी बदलती नहीं है। इसीलिए उसका नाम स्थायी किस्त प्रभाग पद्धति है। हर वर्ष लागत मूल्य पर ही, और लागत मूल्य किसे कहते हैं? लागत मूल्य संपत्ति का क्रय मूल्य धन स्थापना व्यय धन प्रत्यक्ष व्यय, ये तीनों मिलाकर के लागत मूल्य होता है। उसी लागत मूल्य पर एक निश्चित दर से ह्रास काटा जाए तो हर वर्ष ह्रास की राशि उतनी ही रहती है, कभी बदलती नहीं है। इसीलिए इसका नाम स्थायी किस्त प्रभाग पद्धति है। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की गणना करते समय ध्यान देने वाली बातें हैं। पहला, प्रत्येक वर्ष संपत्ति के लागत मूल्य पर ही ह्रास काटी जाती है, शेष मूल्य पर नहीं, केवल लागत मूल्य पर ही ह्रास काटी जाती है हर वर्ष। दूसरा, वर्ष में संपत्ति जितने महीने प्रयोग होगी उतने ही महीने का ह्रास निकाला जाता है। साल भर का ह्रास निकाला नहीं जाता। जितने महीने संपत्ति प्रयोग हुई है केवल उतने महीने का ह्रास काटा जाता है। तीसरा, ह्रास की दर के साथ वार्षिक शब्द या प्रतिवर्ष शब्द लगा हो या ना लगा हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतने बातों को ध्यान रखना है। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास 2 तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका है सूत्र विधि द्वारा। सूत्र विधि द्वारा ह्रास निकालने के तरीके हैं: संपत्ति की लागत मूल्य माइनस संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य बटे जीवन काल। लागत मूल्य के बारे में मैंने आपको बताया कि संपत्ति का क्रय मूल्य धन स्थापना व्यय धन प्रत्यक्ष व्यय बराबर लागत मूल्य। अवशिष्ट मूल्य किसे कहते हैं? संपत्ति चलते चलते चलने योग्य नहीं होती है, तो ऐसी बेकार संपत्तियों को, बेकार पुर्जों को बेचने से जो धनराशि प्राप्त होती है उसे अवशिष्ट मूल्य कहते हैं। जीवन काल, संपत्ति कितने वर्षों तक चलेगी वो प्रश्न में बताया रहता है, वही जीवन काल कहलाता है। तो सूत्र विधि द्वारा ह्रास ऐसे ही निकाली जाती है। ठीक है। दूसरी विधि है प्रतिशत विधि द्वारा ह्रास। प्रतिशत विधि द्वारा ह्रास, तो संपत्ति की लागत मूल्य गुणा ह्रास की दर बटे 100। इस आधार पर, ये दोनों में से जैसे प्रश्न रहेगा उसी आधार पर ह्रास की गणना की जाएगी। तो मैं कुछ सवाल है आपका पुस्तक के, नवबोध पुस्तक का। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक मशीन का मूल्य 1 लाख है, अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष है तथा ह्रास इस मशीन का अवशिष्ट मूल्य 20,000 है। वार्षिक ह्रास की गणना कीजिए, जबकि ह्रास की गणना स्थायी प्रभाग पद्धति से किया जाता है। तो स्थायी प्रभाग पद्धति से ह्रास की गणना, ठीक है, ये सूत्र विधि का प्रयोग होता है। जीवन काल है माने सूत्र विधि का प्रयोग होता है।
तो संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे जीवन काल। तो सूत्र में बैठा देना है, संपत्ति की लागत 1,00,000 रुपये, अवशिष्ट मूल्य 20,000 रुपये, जीवन काल 20 वर्ष। इसको जोड़ घटाव करके काटेंगे तो 4,000 रुपये वार्षिक ह्रास होगा। प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपये ही ह्रास दिखाया जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोलता है एक मशीन 1,60,000 रुपये में 1 जनवरी 17 को खरीदी गई। इस पर 10% वार्षिक की दर से स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगाया जाए। ह्रास की गणना कीजिए। स्थायी प्रभाग पद्धति से ह्रास निकालना है तो ये प्रतिशत विधि वाला लागू होता है। संपत्ति की लागत गुणित दर बटे 100 सूत्र में बैठा दिए। 1,60,000 गुणा 10 बटे 100 बराबर 16,000 रुपये वार्षिक ह्रास होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताता है 1 जनवरी 2017 को विविध उपकरण 1,500 रुपये के थे। वर्ष 2000 में 1,000 रुपये के उपकरण खरीदे गए और 31 दिसंबर 17 को इसका स्टॉक मूल्य 2,000 रुपये है। वर्ष 2017 के लिए ह्रास की राशि क्या होगी? तो इसकी ह्रास की गणना ऐसे करेंगे। 1 जनवरी 17 को उपकरण का शेष है 1,500 रुपये। सन 2000 में फिर खरीदा है कितना? 1,000 रुपये का। कुल संपत्ति हो गई 2,500 रुपये। 2,500 रुपये में कितने की संपत्ति बाकी है? स्टॉक बोला है तो संपत्ति बचा हुआ है 2,000 का। 2,000 को हम माइनस कर दिए तो 500 रुपये ह्रास आ गया। ठीक है, इस तरह से ये होता है। इसके बाद अब बारी आती है मशीन खाता, संपत्ति खाता बनाने की। तो जनरल एंट्री का जानना जरूरी है। जनरल एंट्री जरूरी है। तो देखिए जनरल प्रविष्टियां हैं। संपत्ति क्रय करने पर संपत्ति खाता डेबिट रोकड़ खाता से, फिर संपत्ति पर ह्रास का आयोजन होगा वर्ष के अंत में, तो ह्रास का आयोजन होगा, इसलिए ह्रास खाता डेबिट संपत्ति के खाता से। फिर संपत्ति विक्रय करने पर, संपत्ति को मान लीजिए बेचते हैं तो रोकड़ मिलेगी, रोकड़ खाता डेबिट संपत्ति खाता से। संपत्ति के विक्रय करने से लाभ या हानि होगी तो लाभ होगा तो संपत्ति खाता डेबिट लाभ हानि खाता से। यदि हानि होती है तो लाभ हानि खाता डेबिट संपत्ति खाता से। ये ह्रास भी लाभ हानि खाते में व्यापारी के लिए लाभ हानि है। ह्रास व्यापारी के लिए हानि है, उसे वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता में हस्तांतरित किया जाता है, इसलिए लाभ हानि खाता डेबिट ह्रास खाता से होता है। तो इस तरह से ये है। ठीक है, समझ आया? अब एक सवाल बना के देखते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्रेडिट पक्ष है, ये डेबिट पक्ष है। ये तिथि है, विवरण, राशि, तिथि, विवरण, राशि। ठीक है, ये फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 6।
ए ने एक मशीन 1 जनवरी 2005 को 10,000 रुपये में क्रय की, जो 3 वर्षों तक प्रयोग की जा सकती है। इनका अनुमानित अवशेष मूल्य 1250 रुपये है। 3 वर्ष का मशीन खाता बनाइए। तो ठीक है, बिजली गोल हो गई। दिख रहा है कि कैसे दिखेगा। सवाल बनाते हैं। तो पहले तो ह्रास निकालेंगे। ह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे जीवन काल। ये है 10,000 का 1250 रुपये अवशिष्ट मूल्य है। तो 10,000 ऋण 1250 बटे 3 9,000 8,750 8,750 बटे 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 9 27 और 3 9 27 27 3 एकम 3 बचा 2 3 छक्के 18 6 6 7 तो 2,916 रुपये 2,916 रुपये ह्रास आ गया। ठीक है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 1 जनवरी 5 2005 जनवरी 1 रोकड़ खाता से 10,000 में खरीदा है। ठीक इधर 2005 दिसंबर 31 ह्रास खाते को 2,916 फिर इसी तारीख को शेष हो जाएगा। शेष ले गए, ये 10,000 होगा तो 6 1 9 क्यों 6 4 10 2 8 10 10 3 और 7 10 खाता बंद कर देंगे। ये खाता बंद हो गया, ये शेष इधर आ जाएगा। 2006 1 जनवरी शेष लाया गया 7,084 रुपये। फिर यहाँ हमारा निकल आएगा 2006 दिसंबर 31 ह्रास खाते को 2,916 फिर इसी तारीख को शेष हो जाएगा
शेष ले गए 8 6 14, 2 6 8, 9 1 10, 10 1 10 3, 4 4 7, इसका टोटल हो जाएगा 84। ठीक है, ये शेष फिर 2007 को आ जाएगा। जनवरी 1 शेष लाया गया 4168, 4168। 2007 31 दिसंबर ह्रास खाते को 2916, फिर इसी तारीख को शेष आ जाएगा। शेष ले गए 4168, तो 6 और 2 8, 5 1 6, 9 2 11, 3 और 1 4। 1252 रुपये शेष, इतना ये सवाल बनेगा। रोकड़ खाता से 10,000 में खरीदा, इसका ह्रास लगा दिया। ये ह्रास यही रहेगा हर साल। स्थायित्व की पद्धति में ह्रास एक समान रहती है, इसलिए यही ह्रास रहेगा। ह्रास खाते को 2916 को 10,000 में घटाए तो बैलेंस हुआ, तो शेष ले गए करके 7084। ये 7084 1 जनवरी 6 को आ गया, और 31 दिसंबर 6 को फिर ह्रास निकाले 2916। ये इसमें घटा दिए ह्रास को, तो शेष निकल गया 4168। फिर 2007 में शेष लाए 4168, 31 दिसंबर ह्रास खाते को करके 2916, और 4168 में 2916 घटाए तो 1252 का संपत्ति बचा है। उसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2008 जनवरी 1 शेष लाया गया 1252। इस तरह से आपका ये सवाल बनता है। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।